हमारे गुरु जी ये सिंसियर वर्कर मैंने आपको दिया है, ये मेरे भी हाथ पर भी काम करते हैं। हालांकि मैं झूठ बोलता हूँ। नैना एक बेटी है, हाँ। गौतम भी है, और ये सर मेरे गुरु जी हैं। उस समय सर मैं कहा करता था जब डीएवी कॉलेज में, आई एम सीनियर स्टूडेंट के लिए माय प्रोफेसर इज जूनियर। अब इनको ऐड करना एक सेंटेंस पे था सर कोई टीचर बहुत प्यार मिला है आपसे डीएवी कॉलेज जो में। पढ़ाने वाला शिक्षक होता है उसका टीचर स्टूडेंट एक स्टूडेंट रिकग्नाइज देन टीचर आइए चलो सभी साथियों से आग्रह है जो बाहर टहल घूम रहे हैं वो सभागार में अपना स्थान ग्रहण साथियों, आज समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से उत्तरांचल प्रेस क्लब के सभागार में हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग समाजवादी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। उसके पूर्व सबसे पहले हम लोग पहलगाम में जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है उससे पूरा देश आहत है। हम लोग के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस विषम परिस्थिति में पूरे देश में जो उस घटना में मृतक हुए हैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। और पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जिन जिन राज्यों में समाजवादी पार्टी सक्रिय है वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग शोक संवेदना के माध्यम से और पूरे देश में जो आम जनमानस है आतंकवाद के विरुद्ध और ये जो हिंसा जो एक बड़ी विभत्स घटना हुई है इसके प्रति जो पूरे देश में आक्रोश है, समाजवादी पार्टी पूरे देश की जनता की भावनाओं के साथ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे जो भी भारत सरकार पूरे देश की जनता को विश्वास में लेके जो भी निर्णय होगा उस पर समाजवादी पार्टी और हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और साथ दे रहे हैं। बिना किसी विलंब के आज समाजवादी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की तरफ से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के अभिभावक आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी हैं, जिनका पिछले 60 वर्षों से पहाड़ से नाता रहा है। चौधरी चरण सिंह जी के वे अभिन्न शिष्य रहे हैं। 1974 में वो गाजियाबाद से चुनाव लड़े, 77 में गाजियाबाद से विधायक रहे और जेपी मूवमेंट में पूरे देश में जब जेपी मूवमेंट पूरे नौजवान और सोशल एक्टिविस्ट और तमाम राजनीतिक धारा के लोग जो देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे मूल्य थे उसकी अगुवाई करते हुए माननीय राजेंद्र चौधरी जी ने गाजियाबाद के रामलीला मैदान में जेपी की ऐतिहासिक जनसभा भी करवाई। ये हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र की बात आती है, जब संविधान बचाने की बात आती है तो आज भी हमारे भी समाजवादी आंदोलन में समाजवादी पार्टी में हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए जेपी मूवमेंट में अपना अमूल्य योगदान दिया। प्रतिरोध मैगजीन के माध्यम से और जेल भी जाके लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम किए और मीसाबंदी भी रहे और 77 में विधायक भी रहे। उनकी 50 सालों की जो यात्रा रही है, बाद में हेमचंद्र बहुगुणा जी के साथ काम किया। नेताजी जब उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हुए, पहाड़ के लोगों को चाहे पलायन रोकने की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे राज्य निर्माण की बात हो, सारे नीतिगत निर्णय में चाहे कौशिक समिति की सिफारिशों के आधार पर जो उत्तराखंड निर्माण हुआ उन सारी चीज़ों के वो साक्षी रहे हैं, गवाह रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हम उनसे आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे मंच पे अपना स्थान रखें।
उत्पत्ति और समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर बी पांडे सर से मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। उत्तराखंड में समाजवादी आंदोलन के स्थापना काल से जुड़े रहे समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने पूरा जीवन समर्पित करने वाले स्मृत से विनोद बर्थवाल जी की धर्मपत्नी आभा बर्थवाल जी से हम आग्रह करते हैं कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के कार्यक्रम के संयोजक समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव आर.के. पाटिल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे स्थान ग्रहण करें। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के कई बार अध्यक्ष रहे और हम लोग के अभिभावक जो अभी कुछ देर पहले हम लोग अभी यहाँ व्हाइट हाउस एक स्थान है, एक होटल है, वहाँ बड़ी अच्छी बुद्धिजीवियों की बैठक हुई जिसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने उत्तराखंड और देश की जो तमाम समस्याएं हैं, नीतियाँ हैं, उस पर बड़ी अच्छी चर्चा की। मैं आदरणीय सचान सर से आग्रह करूँ कि वे यहाँ मंच पर अपना कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व सभागार में बैठे सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि वे अपने स्थान पर खड़े होकर पहलगाम की जो घटना है वो अपने स्थान पे सारे लोग खड़े हो जाएं और मृतकों के प्रति 2 मिनट की श्रद्धांजलि और धन्यवाद। और सचान सर को पढ़ाए भी हैं, वरिष्ठ हम लोग के बीच से प्रोफेसर आर.के. जैन सर जो फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी के रहे हैं और प्रभारी प्राचार्य हैं डीएवी कॉलेज देहरादून के, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रोफेसर एस.पी. यादव सर हैं जो डीबीएस कॉलेज देहरादून के प्रोफेसर हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रोफेसर जी.एस. पांडे सर हैं जो डीवी कॉलेज प्रोफेसर हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर ए.एम. कटियार जी हैं जो डीएवी इंटर कॉलेज के टीचर हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुबोध यादव जी जो डीएवी कॉलेज इंटर कॉलेज मैं युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अमित यादव जी से और प्रोफेसर आर.के. पाटिल जी से आग्रह करूँगा कि वे हमारे जो सम्मानित शिक्षक हैं, मैं सभी लोगों को चाहूँगा कि एक साथ मंच पे बुला लिया जाए और एक साथ मत आग्रह करें कि उन्हें सम्मानित कर दिया जाए। प्रोफेसर विद्याकांत श्रीवास्तव सर से मैं आग्रह करूँ जब मंच पे आवें। प्रोफेसर आर.के. जैन सर, प्रोफेसर एस.पी. यादव सर, प्रोफेसर जी.एस. पांडे सर, डॉक्टर ए.एम. कटियार जी और डॉक्टर सुबोध यादव। उत्तराखंड उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून के सभागार में आप सभी का स्वागत करता हूं और
मैं उनका भी एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ प्रोफेसर्स जिनको सम्मानित किया गया है। हमारे संगठन के समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे जी वाइस चांसलर भी रहे हैं, सचान साहब, प्रोफेसर सचान साहब। ये आयोजन जो शिक्षक सभा का यहाँ सम्मान समारोह के तौर पर है, प्रोफेसर आर के पाठक जी, बाबा बर्तपाल जी, अनिल मिश्रा जी और आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, बहनों और भाइयों। उत्तराखंड में हम उत्तराखंड की राजधानी में एकत्रित हुए हैं और समाजवादी शिक्षक सभा के इस कार्यक्रम में शामिल होकर कोशिश है कि उत्तराखंड को हम एक शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक दिशा देने में सफल हो सकेंगे। उत्तराखंड एक विशेष भौगोलिक स्थिति का राज्य है। यहाँ देवभूमि, पर्वत की श्रृंखलाएँ, मैदानी क्षेत्र, किसान, नौजवान, महिलाएं, अल्पसंख्यक भाई और प्रबुद्ध समाज, प्रोफेसर्स विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, सामाजिक संगठनों का संचालन करते हैं या समाज को दिशा दे करके कुछ करने के लिए आह्वान करते हैं, उन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि पिछले 25 वर्ष में जिन सपनों के आधार पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उसमें कितने हम सफल हो सके हैं, इसके बारे में भी चर्चा मोटे तौर पर हमको करनी चाहिए। मुझे याद है कि बीच बीच में पिछले कई वर्षों से और तब से हम समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उसमें, लेकिन उत्तराखंड के बारे में यहाँ की चिंताओं के साथ हम शामिल थे। सपना नौजवानों का पलायन रोकना, उनका रोजगार सृजित करना, उत्तराखंड में महिलाओं का उत्पीड़न बंद करना, जिस तरह से उनके साथ अन्याय समाज में और व्यवस्था में होता है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी सब चिंता करती है। अभी प्रोफेसर सचान साहब ने कौशिक समिति की जो सिफारिशें थी, उस पर एक पुस्तक भी जारी की है। कौशिक समिति के साथ हमारे मित्र रहे और उत्तराखंड के बहादुर
नौजवान नेता श्री विनोद बर्तवाल जी भी उस कमेटी में थे। उनका सपना था कि अलग राज्य बनना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ राज्य ना हो बल्कि एक उदाहरण, आदर्श स्थिति का राज्य होना चाहिए, जिससे पूरे देश में ये संदेश जा सके कि उत्तराखंड का जो नौजवान है, उसकी जो रचनाशीलता है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका सही दिशा में इस्तेमाल हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जो उत्तराखंड का ही हिस्सा है, वहाँ के किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, समस्याओं का निदान नहीं होता है। एक बड़ा सवाल ये भी है, और वो केंद्र सरकार से इसका संबंध है, कि वहाँ जो वादा किया गया था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और नौजवानों को पलायन रोक करके रोजगार दिया जाएगा, वो अभी बहुत दूर तक नज़र नहीं आता है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम एक ऐसा राज्य बनाने में सफल हो सकें, चाहे हम सरकार में रहें या न रहें, पर अगर रहेंगे तब भी उत्तराखंड को हम अपना भाई की तरह से मानते हैं और हमारा रिश्ता भी भावनात्मक है, क्योंकि आखिर हम एक साथ हैं, रहे हैं, एक साथ रहेंगे। हमारी जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सब एक जैसी हैं, लेकिन बड़ा संकट आज समाज के सामने है कि कुछ ताकतें जिनको सरकार में जाने का अवसर मिला है, वो नफरत का साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। भाइयों में दूरी पैदा करना, भाईचारे को नष्ट करना, ये एक बड़ा संकट का सवाल है। भारतीय संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन जो सत्ता में अगर वो चाहे तो उसका दुरुपयोग करके अधिकारों का वो ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दूर दराज इलाकों में उतनी सुविधाएं नहीं है जैसे राजधानी में हो सकती है। शिक्षकों के साथ भी जिस तरह का यहाँ भेदभाव का जो व्यवहार किया जाता है, वो भी इस पर भी यहाँ के प्रबुद्ध जन कभी कभी चर्चा करते हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में असली ताकत जनता के हाथ में है, चाहे वो पहाड़ की जनता हो, चाहे मैदान की जनता हो, उनके हाथ में है। और उत्तराखंड भारत से कोई अलग नहीं है। जो भारत की दिक्कतें हैं वही उत्तराखंड की दिक्कतें भी हैं, क्योंकि सरकारें इसी तरह का जो काम करना चाहती हैं, उससे आज लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र ही असली ताकत है जनता की, जिसके जरिए वो सरकार बनाती भी है, हटाती भी है। लेकिन अगर एक बार सरकार बनती है तो उसका ये संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है कि वो उसके अनुरूप और जन भावनाओं के अनुरूप उसको काम करना चाहिए। यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं हुआ। आज भी उत्तराखंड आत्मनिर्भर नहीं हो सका, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर संकट में है, और जो संविधान की व्यवस्था है उसके अनुसार भी राज्य काम नहीं करते हैं।
कानून व्यवस्था का एक बड़ा सवाल रहता है, हमेशा रहता है। अपराधों पर भी कोई रोक नहीं, कोई नियंत्रण नहीं कर पाती है सरकार। अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके अपने लोगों को कुछ ताकत दे सकती है, लेकिन वो ताकत जनता के पास जानी चाहिए, जिनके द्वारा ये सरकार बनी है, ये राज का निर्माण हुआ है। मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड में जो लोग बहुत दूर रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनके हाथ में कोई ताकत नहीं, वो सिर्फ अपना वोट डाल सकते हैं। वोट डाल करके फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके साथ न्याय करे और उनके वोट का सम्मान करते हुए उनको वो सुविधाएं उनको प्रदान करे। लेकिन न चिकित्सा की सुविधा है, दूर दराज न शिक्षा की सुविधा है, न लोगों का सम्मान सुरक्षित है। हालत ये है कि उत्तराखंड जिन सपनों को लेकर बना, जो कौशिक समिति में सचान साहब ने कहा, जिसमें गुरु बरतवाल जी भी थे, वो आज भी आधा अधूरा है। ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसके पूरा होने की इन सरकारों के रहते कोई उम्मीद नहीं रहती है। ये भी राजनीतिक विडंबना है कि उत्तराखंड में दो धुरी सरकार चलती है। कभी एक सरकार आती है दल की, फिर 8-10 साल बाद दूसरी सरकार आ जाती है, लेकिन समस्याएं यथावत है। जैसा बना हुआ है वैसे का वैसे ही वो चलता रहता है। आज उत्तराखंड में एक तीसरी जनता की ताकत की जरूरत है, राजनीतिक ताकत की जरूरत है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी इस प्रयास में हैं कि उत्तराखंड भी उस आंदोलन में उस समाधान के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। हम लगातार इस कोशिश को जारी रखेंगे। हमारे पार्टी के यहाँ बहुत सारे साथी हैं। यहाँ पर अतुल शर्मा जी हैं, हेमा बोरा जी हैं, यहाँ और भी हमारे साथी हैं, अमित जी, डॉक्टर पराशर जी, बहुत से हमारे नरेंद्र जी। लेकिन हमें और कोशिश करनी पड़ेगी। ये सपना उत्तराखंड के जनता का और अखिलेश यादव जी का साझा सपना है और उसका समाधान भी हम साझा करना चाहते हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि राजनीतिक ताकत मिलनी चाहिए। हमारी सरकार जी उत्तर प्रदेश में आज तक जो भी राजनीतिक दल सरकारों में रहा है, वैसा काम विकास के क्षेत्र में जनता के हित में किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने उतना नहीं किया होगा जितना अकेले अखिलेश यादव जी ने उस छोटे से कार्यकाल में किया। हम ये भी जानते हैं कि समाज की जो परिस्थितियां हैं और जो भौगोलिक स्थिति है, वो उसमें हमको तालमेल करना पड़ेगा। समाज में कई वर्ग हैं, उसमें गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्ग है, विशेष तौर पर महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक समाज है, उनके साथ भी घोर अत्याचार करने की कोशिश करती जा रही है। संविधान असली ताकत है। समाजवादी पार्टी संविधान के अनुसार सरकारों का संचालन करना चाहती है, उसके लिए प्रतिबद्ध है। और समाजवादी पार्टी ये भी चाहती है कि जनता का जो अधिकार है, जो नागरिक अधिकार है, उसका पूरा पालन होना चाहिए, उसकी आवाज़ को कोई दबा ना सके। समाजवादी पार्टी ये भी चाहती है कि हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करने में सफल हो सके, जिसे हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, जहाँ तमाम तरह का जो गैर बराबरी है, जो अन्याय है, जो विषमता है, उसको हम दूर कर सकें, सबको हम लगभग समान व्यवस्था में शामिल कर सकें। समाजवादी पार्टी का ये भी मानना है कि हम एक पंथनिरपेक्ष समाज चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जहाँ कोई किसी धर्म के पंथ के लिए, किसी समाज के प्रति नफरत का भाव न रखे, वो बराबर का
उनका सम्मान हो, समाज में एक व्यवस्था कायम होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का ये भी मानना है कि असली ताकत जो जनता के पास है वो ताकत को हमको वर्गीकृत करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक पीडीए का नया फॉर्मूला दिया है। उस नए फॉर्मूले के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा जीतने में सफल हुए हैं और हमारी ही मदद से 6 लोकसभा की सीट कांग्रेस भी वहाँ जीत सकी है। हम ये चाहते हैं कि जो पीडीए है, पीडीए का मतलब साफ है, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो वंचित हैं, जिनको अवसरों से दूर किया गया है, जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाएं हैं, जिनकी आबादी लगभग आधी है समाज में, उन सबका अधिकार हो, समान अधिकार हो, उनके उन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी हो। इसलिए ये जो ताकत है ये 80% के आसपास होती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये 80% ताकत अगर महिलाएं, गरीब लोग, वंचित लोग, दुखी लोग, अवसरों से दूर किए गए लोग एकजुट हो जाएंगे तो एक समाज की नई तस्वीर बन सकती है, नया उत्तराखंड बन सकता है, नया समाज बन सकता है, नए भारत का रास्ता खुल सकता है। अभी हमारा संगठन कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम एक अच्छा संगठन बनाएंगे। हम अभी जो पिछला हमारा संगठन था उसमें पूरी तरह वो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो सिर्फ संगठन की बात नहीं है। हमारी पार्टी के पास जुझारू नेता हैं, नौजवान हैं और अनुभवी ऐसे लोग भी हैं जो लगातार काम करते रहे समाज में, जिनका सम्मान है और जिनका लोग जिनकी बात सुनते हैं, उनकी बात पर विश्वास करते हैं। वो सब लोग समाज के अंदर जाकर के एक बार फिर इस बात की कोशिश उन्हें करना चाहिए कि हम समाजवादी पार्टी, चाहे हमारा समाजवादी शिक्षक सभा हो, चाहे नौजवानों का संगठन हो, वो अलग अलग कई हमारे संगठन हैं, महिलाओं का हमारा संगठन है, उसमें आबा बड़पाल जी भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आर.के. पाठक जी भी हैं, सचान साहब भी पार्टी के जिम्मेदार पद पर हैं और यहाँ पर प्रोफेसर पी पांडे जी भी हैं, मनेंद्र मिश्रा जी भी उसी शिक्षक सभा में हैं, अतुल शर्मा जी, ये सारे लोग बिना आपसी किसी दुराव के एक मत होकर के उनको जनता के बीच फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। अभी तो लोकसभा का चुनाव लगभग अभी 2 साल भी नहीं बचा है, तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उत्तर प्रदेश में जो आधार हमने बनाया है जनता के बीच पहुंचने का, मीडिया पंचायत करने का, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का, बूथ कमेटी हमको दोबारा से उनको रिकॉन्स्टिट्यूट हम लोग कर रहे हैं, वैसी ही स्थिति हम उत्तराखंड में भी चाहते हैं। उत्तराखंड में अभी 5 लोकसभा हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा हैं और मुझे याद है क्योंकि मैं तो आपातकाल में भी एजेंसी के दिनों में मेरठ जेल में बंद था, उसके बाद जब हम बाहर आए तो ये तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 80 की 80 सीट तो जनता पार्टी थी, 85 के 85 वो जीत गई थी, जो सत्ता में लोग थे वो एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। ये राजनीतिक परिस्थितियों का आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कभी भी बदल सकती है। अगर जनता का विश्वास आपके साथ जुड़ जाएगा, जनता को ये लगेगा कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, जो अभी सत्ता में हैं वो सत्ता का दुरुपयोग करके पूरा दोहन कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं। यहाँ लगे हुए मैदान के इलाकों में किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मिजाज, उसका विचार उस तरह का नहीं है। उनका तो अपना एक निश्चित एजेंडा है और वो एजेंडा 100 साल से वो चला रहे हैं। आरएसएस का जो एजेंडा है, जिनकी कोई भूमिका भारत की आज़ादी के आंदोलन में भी नहीं थी, अभी समाज में, समाज के परिवर्तन में, सामाजिक न्याय में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। समाज में नफरत करना और राज करना ये उनका एक निश्चित एजेंडा है। समाजवादी पार्टी इस एजेंडे को
तोड़ना चाहती है, इस एजेंडे की दिशा बदलना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड भी उसका भागीदार बने और एक नया रास्ता चुनने के लिए, नया उत्तराखंड बनाने के लिए, नई सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए, लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए हमको जनता के बीच जाना चाहिए। मैं उन सभी आदरणीय जो शिक्षक यहाँ आए हैं, उनमें बहुत वरिष्ठ हैं, उनका अभिनंदन किया गया है, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो इस कार्यक्रम में आए। मैं आर के पाठक जी का, जिनका ये आयोजन है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सचान साहब जो लगातार काम कर रहे हैं इस उम्र में, उनके लिए भी मैं बहुत उनका भी आभारी हूँ। और बाबा बर्तवाल जी जिन्होंने जीवन भर जिन्होंने संघर्ष किया है, विनोद बर्तवाल जी के साथ रह करके, हेमा बोरा जी, इन्होंने जीवन उनका पूरा चला गया इस संघर्ष करते हुए, ये भी इसमें शामिल हैं इस कार्यक्रम में। मैं जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुखर्जी जी। आपने उत्तराखंड निर्माण की पूरी यात्रा जो रही है और समाजवादी पार्टी, और इस 7 फरवरी 2021 को तपोवन में जो बैराज में एनटीपीसी के 150 मजदूर फंसे हुए थे, वो घटना आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को जानकारी मिली। तो एक महिला थी मांगेश्वरी, जिनका पुत्र भी उसमें फंसा था और उनकी सूझबूझ से 40 मजदूरों की जान बची थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से, अभी पिछले वर्ष की बात है जब उत्तरकाशी में सुरंग धस गया था, रेड माइनर्स आए थे, तो उसमें भी जो भी रेड माइनर्स थे जिन्होंने लोगों की जान बचाई, उन्हें समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय बुलवा के आदरणीय राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी ने सम्मानित किया था। और समाजवादी सरकार की बात करें तो 2013 में जब केदारनाथ की वहाँ आपदा आई थी, उस समय डीएम सहारनपुर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, जब तक आपदा के सारे लोग सकुशल अपने स्थानों पे नहीं पहुंच गया और जब तक राहत बचाव कार्य चला, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से डीएम सहारनपुर शुरू से अंत तक लगातार डटे रहे। और हम लोग जिस सभागार में बैठे हुए हैं, ये जो प्रेस क्लब है, इसका भी शिलान्यास जो है, बाहर आप लोग जब एंट्री किए होंगे तो 19 मार्च 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री से इस पद्म विभूषण आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है कि समाजवादी पार्टी लगातार हमेशा उत्तराखंड के मुद्दों पे हमेशा मजबूती से खड़ी रही है और यहाँ की समस्याओं के समाधान में आदरणीय अखिलेश यादव की विशेष चिंता रहती है, क्योंकि उनका एक पारिवारिक यहाँ संबंध है, उनके ससुराल भी है। तो इस नाते यहाँ की चीज़ों को बहुत भावनात्मक रूप से भी लेते हैं। अब बिना किसी विलम्ब के मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोग के अभिभावक समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पाटिल सर से आग्रह करूँगा कि वे आज के कार्यक्रम विषय में अपनी बात करें। और समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यश भारती सम्मान से सम्मानित माननीय सर, समाजवादी शिक्षक सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तत्वावधान में आयोजित इस सभागार में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनके बारे में अभी आप सुन चुके हैं बहुत कुछ, मैं एक वाक्य कहूँगा कि समाजवादी नीतियों का मूर्तिमान रूप वर्तमान भारत में अगर देखना है तो वह मूर्तिमान रूप है आदरणीय सम्मानित मंच जिस पर विराजमान है सचान साहब मैडम, और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पाठक जी हमारे समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं और इस कार्यक्रम का समायोजन आयोजक यही है। तो सामने बैठे हुए शिक्षक साथी संक्षेप में 2 लाइन अपनी बात बता दूं। उत्तराखंड के शिक्षक सभा से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय पीजी कॉलेज था, अब भी है, वहाँ पर चयन होने के बाद 2 बार हमारा ट्रांसफर हुआ था, एक बार कोटद्वार, एक बार अगस्त में। कोटद्वार में कुल हम 35 दिन तक सेवा किए हैं और अगस्त मुनि में 22 दिन तक सेवा किए हैं। तो उत्तराखंड के शिक्षक होने का हमें भी गर्व है।
राजकीय सेवा से अवकाश के बाद पद का भी दायित्व मिला और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय चौधरी जी की कृपा से मैं समाजवादी शिक्षक सभा का वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का चर्चा बहुत हो चुकी। अभी सचान साहब ने बहुतों से बहुत कुछ सुनवाया, ज्ञान हो गया कि यहाँ समाजवादी पार्टी क्यों कमजोर है। तमाम लोगों के बातों से जो क्षण की बात आई, क्योंकि मैं दर्शन का स्टूडेंट रहा हूँ, मनोविज्ञान का प्रोफेसर रहा हूँ, तो मन की बात से अंदाज लगा कि यहाँ की कमजोरी का कारण क्या है, उसका आधार क्या है। हम जनता में यह नहीं बता पाए कि दुनिया में जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ एक तरफ पूंजीवाद और दूसरी तरफ समाजवाद का संघर्ष है। हम पूंजीवाद और फांसीवाद की कमियों को जनता में नहीं बता पाए। पूंजीवाद आर्थिक विषमता का, सामाजिक कुरीतियों का, सामाजिक विषमता का और समाजवाद सामाजिक समरसता, आर्थिक समता, धार्मिक समरसता का पक्षधर है। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा भारत के बारे में, उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद को जान जाओ और उनको पढ़ लो तो भारत को जान जाओ। तो उसी क्यों कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व भ्रमण के बाद यह कहा कि भारत को आवश्यकता है सर्वधर्म समभाव की। भारत को किसकी आवश्यकता है? सर्वधर्म समभाव। इसका मतलब क्या होता है कि स्व की स्वीकृति और पर का सम्मान। अपना धर्म तो खूब स्वीकार करो, मस्ती में कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान करने का आपको कतई राइट नहीं है। आप सर्वज्ञ नहीं हो। हर धर्म में अपनी अपनी खासियत है, विशेषता है, योग्यता है, क्षमता है। तो अपनी धर्म को स्वीकार करो और यही काम। देखिए कितने चालाक हैं बीजेपी वाले। विवेकानंद की मूर्ति तो कमरे में लगाएंगे, फोटो लगाएंगे और करेंगे जस्ट उल्टा। जिस स्वामी विवेकानंद ने समाज को जोड़ने का यह मंत्र दिया, उस स्वामी विवेकानंद का फोटो लगाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे और समाज को, धर्म को, सबको तोड़ करके डिवाइड एंड रूल के आधार पर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। 1925 से इनका यह कार्यक्रम चल रहा है, 2025 हो गया 100 साल। उन्होंने स्वीकार किया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ध्यान दीजिएगा सब अध्यापक हैं, पढ़े लिखे लोग। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक संस्कृति का, सारी संस्कृतियों का नहीं, एक सनातन संस्कृति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना का कुचक्र जो चल रहा है, इसी का नाम है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और हमारा राष्ट्रवाद क्या है? समाजवादी राष्ट्रवाद। समाजवादी राष्ट्रवाद धार्मिक समता, आर्थिक समता, सामाजिक समता के आधार पर जब खड़ा होगा तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तुलना में हमारी परिधि बहुत बड़ी होगी। हमारी लाइन उनसे बड़ी होगी, वह समय दूर नहीं। भाई मुसोलिनी था वहाँ, हिटलर पैदा हुए तो उनका फांसीवाद समाप्त हुआ। आज भी बीजेपी फांसीवाद की पक्षधर है, पूंजीवाद की पक्षधर है। यहाँ की जनता सीधी सच्ची ज्यादा है, जिसे कभी कभी लोग अंधभक्त भी कहते हैं। और अंध कौन होता है भाई? अंध शब्द किस पर लागू होता है? जिसको दिखाई न पड़े, जिसकी दृष्टि बाधित हो, उसी का नाम अंध है। तो दृष्टि को क्या होती है? ज्ञान। तो जिसके पास ज्ञान की दृष्टि बाधित हो, उसी का नाम है अंधभक्त। अगर ऐसे लोगों को ज्ञान देने का काम कौन करेगा? हमारे शिक्षक साथी करेंगे। इसलिए शिक्षक सभा की बैठकों में मैं सारा जिम्मेदारी देना चाहता हूं शिक्षक वर्ग को कि अगर शिक्षक स्वयं जागे तो जनता को जगा सकता है, अपने छात्रों को जगा सकता है। जो डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी का टीचर है उसका
हर स्टूडेंट वोटर है, वह किसी न किसी सिद्धांत से जुड़ा है, तो उसको भाई समाजवादी सिद्धांत क्यों नहीं समझाया जाता? समाजवादी सिद्धांत संक्षेप में मैं बता दूं, माइंड में आप नोट कर लें या लिखना हो लिख लीजिए। ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और कार्य के आधार पर वितरण का जो सिद्धांत है वह समाजवाद है। समाजवाद क्या है? ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। दिस इज द रियल डिफिनीशन ऑफ सोशलिज्म। और भारत जैसे विशाल देश को आवश्यकता है सोशलिज्म की, पूंजीवाद और फांसीवाद की नहीं। पूंजीवाद मुट्ठी भर लोगों का सिद्धांत होगा, फांसीवाद मुट्ठी भर धर्मांधों का सिद्धांत होगा, लेकिन समाजवाद 80% लोगों को जोड़ करके चलने वाला सिद्धांत होगा। यह सिद्धांत ही भारत जैसे विविधताओं से युक्त भारतीय समाज में, मैं एक वाक्य कहता हूँ कि विविधताओं से युक्त भारतीय समाज में शांति, सहिष्णुता, परस्पर भाईचारा, सर्वधर्म समभाव की अवधारणा के साथ विकास लाने के लिए देश को आवश्यकता है समाजवादी नीतियों पर चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को स्वीकार करने। अगर भारतीय समाज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा छोटा सा भविष्य में सुखी रहे, सामाजिक विषमता दूर हो, तो हमें समाजवादी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना। केवल भाषण देने से नहीं होगा, चर्चा करनी होगी, बताना होगा कि फांसीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है। भाई दो विपरीत बिंदु हैं, एक पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जब आया तभी से हम लोग कहना शुरू कर दिए थे। उनके बारे में हम लोग एम ए PhD कर रहे थे, BHU में कॉन्फ्रेंस था, तो ये डिसाइड हो गया कि कम्युनिज्म विल डाई, साम्यवाद मरेगा, यह नहीं चला सकेगा। पूंजीवाद धार्मिक ईश्वर को स्वीकार करते हुए धार्मिक मान्यताओं पर आधारित पूंजी संग्रह को बढ़ावा देकर शोषण को प्रश्रय देता है, और साम्यवाद शोषण रहित समाज को ईश्वर विहीन समाज बना करके उसको जिंदा रखना चाहता है। इसलिए उसकी परिभाषा क्या है? ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। प्रत्येक आदमी की योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण, यह साम्यवाद है। आवश्यकता सबकी बराबर है, इसलिए पूर्ण समानता की बात साम्यवाद करता है। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट इंडिया। जिस साम्यवाद की बात अगर समाजवादी करेंगे, साम्यवादी करेंगे, वह भारत जैसे विशाल देश में संभव नहीं है। संभव है समाजवाद। जो समाजवाद डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर, आदरणीय नेताजी के परिश्रम पर आज पुष्पित और पल्लवित हुआ, वह समाजवाद के चलकर ही हमारी आपकी पीढ़ियों का भला हो सकता है। स्वर्गीय नेता शिक्षक थे, वह समाज की कड़ी से जुटे थे, गांव-गांव की जानते, इसीलिए उनको धरती पुत्र कहा जाता था। तो उन्होंने समाजवादी सिद्धांत को क्रियान्वित करने का काम किया। इसलिए आप सब शिक्षक साथी से इतनी दूर का पहले तुम्हारा प्रदेश ही था, एक निवेदन करने आया हूँ कि अपने छात्रों को, अपने परिवार को और अपने से जुड़े हुए लोगों को समाजवाद बताना प्रारंभ कर दीजिए। आप क्लास में जहाँ प्रकारांतर से हम भी शिक्षक रहे हैं, जब चाहे हैं तो 100 बात बता दिए हैं, चाहे फिजिक्स पढ़ा रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, चाहे मैथ पढ़ा रहे हो, अवसर निकाल करके समाजवाद पर एक वाक्य बताया भी जा सकता है, बताया जाता रहा है। इससे शिक्षक हैं भी। इसलिए क्या अच्छा, सर का पत्र है कि इसका बुकिंग का समय समाप्त हो रहा है, तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक अनुरोध करूँगा कि समाजवादी शिक्षक सभा के लिए उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के लिए इच्छुक शिक्षक माननीय चौधरी जी से संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे जो उत्साही हों, जो कि काम करना चाहते हो, जोड़ना जानते हो, अगर जोड़ना जानता है तो सब कुछ जानता है। एक लाइन और बता दूँ,
समाप्त हो रहा। स्वामी विवेकानंद का हमने नाम लिया ना, उनके गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस गए प्राइमरी पढ़ने, शाम को हंसते हुए आए। उनकी माँ ने कहा क्या बात है बेटा? कहें आज हमको जोड़ना पढ़ाया गया, मैं जोड़ना सीख के आया हूँ इसलिए प्रसन्न हूँ। एक हफ्ते बाद रोते हुए आए, कहें क्या क्या हो गया? कहा मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, वहाँ घटाना पढ़ाया जा रहा था, अब न घटाना पढ़ूंगा न सीखूंगा न जाऊंगा, समाजवादी वही होगा जो जोड़ना सीखेगा। प्रारंभ करके आपकी ताकत बढ़ जाएगी और समाजवादी सरकार बन जाएगी। इसलिए पुनः वाक्य बता देता हूँ कि विविधताओं से युक्त भारतीय समाज में भी अनेकताएं बहुत हैं। शांति, सहिष्णुता, परस्पर भाईचारा, सर्वधर्म समभाव की स्थापना के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों पर चलकर ही चरितार्थ हो सकता है। भारत का कल्याण तभी होगा जब आप प्रदेश और देश के बागडोर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों में देंगे। समाज का भला होगा, तब यह बात आएगी कि हमने अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ कहा, कुछ किया। आपके बच्चा आपसे पूछेगा कि जब संविधान का उल्लंघन हो रहा था तब पापा आप क्या कर रहे थे? तो आप मौन हो जाओ। आप शान से बता सको कि मैंने यह संदेश दिया था, हमने भाजपा की कुरीतियों को जन जन तक पहुंचाया था और समाजवादी पार्टी का दायरा बढ़ा करके सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। एक लाइन और, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बनना उतना आवश्यक नहीं है जितना जनता को आवश्यकता है कि ऐसा नेक इंसान मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। समय का है, चर्चा करूंगा, फिर कभी आऊंगा, बड़ी बात होगी। इस बात को सुनने आया था, बहुतों को सुना, लेकिन बिना सुने जानकारी होती नहीं। तो जान गया यहाँ का नाड़ी नक्षत्र भी क्या क्या बताया जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, क्या क्या करके हम यहाँ शिक्षक सभा को मजबूत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे अधिक धन्यवाद आदरणीय चौधरी जी। इनकी मैं कितनी प्रशंसा करूं, कम है, उम्र में बड़े भी हैं तो प्रशंसा ठीक है। इस आयोजन के लिए पाठक जी को और मणि मिश्रा जी को, सचान जी ने बहुतों को सुनवाया, उनको लिए भी धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद, फिर मौका मिलेगा। बस कार्यक्रम के अंत में हमारे पास कुछ स्मृति चिन्ह है जो चौधरी साहब को, जो लखनऊ से आए हुए हमारे मेहमान साहब को देना चाहते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी, नीरज यादव जी, अतुल यादव जी, गंगवार जी, जो पार्टी के हमारे, वो सब आगे चौधरी साहब को एक
एक मिनट जाओ जरा औरंग साहब रुको रुको रुको। आपको सम्मानित किया गया, आप अपना परिचय देंगे? हाँ, मैं डॉक्टर HP यादव समाजवादी शिक्षक सभा का यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ और पहले जो है मैं राष्ट्रीय सचिव रहा शिक्षक सभा का और समाजवादी के लिए मैं कार्य करता रहा हूँ। एक समाजवादी का क्या कहते हैं समर्पित कार्यकर्ता। मंगला द्विवेदी जी हैं, यश भारती से सम्मानित है लखनऊ में। पत्रकारिता में आप कहाँ पर? यहीं देहरादून? नहीं, लखनऊ में। लखनऊ में? मैं साहब क्या काम है? सूक्ष्म में पैदाइश बनारस की है, हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हिंदू स्कूल से लेकर साइंस कॉलेज तक बिरला कैंपस में प्रोफेसर रहे 1963 में। ये भी कॉलेज में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड 14 साल और आपका आशीर्वाद रहा। जितने पत्र पत्रिकाएँ थी सभी मुझको बड़े लव करते थे, मेरी खबर जरूर छापते थे। बड़ी खुशी हुई जाती है, बड़ी खुशी। सर कभी आप पार्ले जाओगे लखनऊ में चाय पीने, सर के पास चले जाना। सर कभी लखनऊ जाओगे तो कार्यालय चाय पीने करके अच्छा। लखनऊ में नाश्ता करना। कहाँ पर रहते हैं? प्रदेश कार्यालय। बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी हम गरीबों पर निगाह रखा करें, बस अखबार में झूठी सच्ची लगा दें, बड़े विद्वान से मुलाकात हुई। बाकी तो हम जस्टिफाई कर लेंगे। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में आगमन हुआ है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को अपने उसमें कैसा पाया और उत्तराखंड के लिए क्या उनके। उत्तराखंड को पहले तो हम अलग नहीं मानते, हमने यहाँ सेवा की है। ट्रांसफरेबल सेवा में 2 बार, एक बार कोटद्वार, एक बार अगस्त मुनि में हमने दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में सेवा की है। अब भौगोलिक कारणों से दोनों अलग हो गए, लेकिन उत्तराखंड को हम लोग सिर मानते थे। उत्तर सिर भाग होता है ऊपर, तो हमारे उत्तर प्रदेश का यह सिरो भाग है, इसलिए तो यह देवभूमि है, पूजनीय है, वंदनीय है। हाँ, यहाँ पर नीतियों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार जितनी विविधता भारत में है उतनी दुनिया के किसी मुल्क में विविधता नहीं है। तो उस डाइवर्सिटी में यूनिटी के और समाजवादी नीतियों के पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय? मैं गवर्नमेंट PG कॉलेज ज्ञानपुर में रहा, फिर ट्रांसफ़र हुआ कोटद्वार आए, कोटद्वार से अगस्त मुनि, फिर ज्ञानपुर गए, फिर उसके बाद वाइस चांसलर से रिटायर हुआ। करना है तो क्या करें? के साथ